ये कहानी 1857 की एक चिंगारी से शुरू होती है और फिर 90 साल बाद 1947 में एक राष्ट्र के जन्म पर खत्म होती है। सही बात है। आज हम सिर्फ तारीखें नहीं रटेंगे, हमारा मिशन है इस 90 साल के सफर की नैरेटिव को समझना। बिल्कुल। ये देखना कि प्रोटेस्ट करने के तरीके कैसे बदले, आज़ादी के मायने कैसे बदले और कैसे छोटी छोटी घटनाएं मिलकर एक बड़ी कहानी बनाती है। एग्जैक्टली ये कोई सीधी साधी लीनियर कहानी नहीं है। हाँ, इसमें इतने उतार चढ़ाव हैं, इतनी रणनीतियां बदली हैं और इतने टर्निंग पॉइंट्स हैं। हम यही देखेंगे कि कैसे एक विद्रोह जो अपने हक के लिए शुरू हुआ था वो धीरे धीरे एक नॉन नेगोशिएबल डिमांड बन गया। हाँ, पूर्ण स्वतंत्रता की एक नॉन नेगोशिएबल डिमांड में बदल गया। चलिए उस पहली चिंगारी से शुरू करते हैं जिसने पूरे देश में आग लगा दी। 1857 का विद्रोह। राइट, 1857। स्कूल में हम सब ने मंगल पांडे और चर्बी वाले कारतूसों के बारे में पढ़ा है। हाँ, ये कहानी का इमीडिएट कॉज था जिसने सिपाहियों को भड़का दिया। पर क्या सिर्फ एक अफवाह इतना बड़ा विद्रोह खड़ा कर सकती थी, या मतलब बारूद पहले से ही इकट्ठा हो रहा था? ये चर्बी वाले कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थे। असली बारूद तो पिछले 100 सालों से जमा हो रहा था। अच्छा। इसके पीछे बहुत गहरे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रिलीजियस कारण थे। पॉलिटिकल साइड पर देखें तो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक बहुत बहुत बड़ी वजह थी। व्यपगत का सिद्धांत। हाँ, सीधे शब्दों में कहे तो अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता था तो अंग्रेज उसके राज्य को हड़प लेते थे। झांसी, सतारा, नागपुर, कई राज्य ऐसी पॉलिसी का शिकार हुए। बिल्कुल। और ऊपर से अवध जैसे बड़े राज्य को मिस गवर्नेंस का बहाना बनाकर कब्जा कर लिया गया। भारतीय शासकों में जबरदस्त गुस्सा था। ओके, तो राजा महाराजाओं के पास गुस्सा होने की वजह थी, लेकिन आम आदमी, किसान, कारीगर, वो सब क्यों इस विद्रोह में शामिल हुए? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, अंग्रेजों की पॉलिसीज ने भारत के जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे जैसे कपड़ा उद्योग, उन्होंने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अच्छा। किसानों पर इतने भारी टैक्स लगाए गए कि उनकी जमीनें छिन रही थी। ये एक सिस्टमैटिक ड्रेन ऑफ वेल्थ था। समाज में भी अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ रहा था। जैसे सती प्रथा पर रोक। हाँ, वो सुधार अच्छे इरादे से किए गए थे, लेकिन बहुत से भारतीयों को लगा कि अंग्रेज उनके धर्म और संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। तो जब विद्रोह शुरू हुआ तो ये सिर्फ सिपाहियों का नहीं बल्कि समाज के हर दुखी वर्ग का गुस्सा था जो बाहर निकला। हालांकि विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा रहा होगा। बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। अंग्रेजों को ये तो समझ आ गया होगा कि भारत पर राज करना अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। बिल्कुल, सबसे पहला और सीधा परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का खात्मा। 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। मतलब अब सीधे लंदन से हुकूमत। हाँ, सेना को रीऑर्गेनाइज किया गया ताकि दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग चीज जो हुई वो थी एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट। अच्छा। इस विद्रोह ने पहली बार भारतीयों में एक नेशनल आइडेंटिटी की भावना जगाई। इसने ये साबित कर दिया कि अगर भारतीय एकजुट हो जाएं तो ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे सकते हैं। यहीं से कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म की नींव पड़ी। और इसी नई नेशनल कॉन्शियसनेस का नतीजा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना 1885 में। दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम ने की थी। हाँ, और कांग्रेस का शुरुआती दौर, जिसे मॉडरेट फेज कहते हैं, 1885 से 1905 तक, वो काफी दिलचस्प था। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता। बिल्कुल, ये नेता ब्रिटिश सिस्टम के भीतर रहकर ही सुधार चाहते थे। वो पिटिशन, स्पीचेस और आर्टिकल्स के जरिए अपनी बात रखते थे। उनकी मांगे आजादी नहीं बल्कि बेहतर गवर्नेंस थी। लेकिन क्या सिर्फ याचिकाओं और भाषणों से कुछ हासिल हो रहा था? मतलब ये तरीके उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा नरम नहीं थे? ये एक बहुत वैलिड सवाल है। उस समय के कई युवा राष्ट्रवादी नेताओं को भी यही लगता था। मॉडरेट्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने पहली बार एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया और लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाई। हाँ, लेकिन उनकी प्रे, पिटिशन, प्रोटेस्ट की पॉलिसी से जमीन पर ज्यादा कुछ बदल नहीं रहा था। और फिर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारतीय राजनीति का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। बंगाल का विभाजन। हाँ, द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसका ऑफिशियल रीजन तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस दिया गया था, पर असली मकसद तो डिवाइड एंड रूल था, है ना? बिल्कुल, इसका असली मकसद बंगाल के नेशनलिस्ट हब को तोड़ना और हिंदू मुसलमानों को बांटना था। लेकिन यह प्लान बुरी तरह बैकफायर कर गया।
और इसी के विरोध में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। हाँ, और वो भारत का पहला मास मूवमेंट था। लोगों ने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई और भारतीय चीजों को अपनाना शुरू कर दिया। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था। नहीं, ये एक इकोनॉमिक और कल्चरल रिवोल्ट भी था।